ओके, लास्ट वीडियो में ना हमने लास्ट वीडियो में हमने देख लिया था क्वेश्चन नंबर 65 तक। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 66 से। क्या कहता है, इन एडिशन टू फिंगरप्रिंट स्कैनिंग के अलावा किसको आप बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन में यूज कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन बिलोंग टू साइंस। साइंस में आज भी वो चीज अप्लाई होती है कि ऑल ऑफ द अबव लगा के आते हैं, क्योंकि समहाउ जब आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस डिसाइड होते हैं तो उनमें आपका ये फॉर्मूला आज भी चलता है। बट देख लेते हैं, बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन में आइरिस स्कैनिंग होती है, ऑब्वियस सी बात होती है। आप अपने फोन को देखो, और नहीं तो सबसे ज्यादा फोन पे लोग को देख लो, फिंगरप्रिंट से स्कैन कर सकते हो, रेटिना से स्कैन कर सकते हो, वॉइस से स्कैन कर सकते हो। तो तीनों चीजें, चारों चीजें ऑप्शंस आपके पास होती हैं। तो क्या बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन में ये चीजें नहीं होंगी? तो ऑब्वियस सी बात है, ये चीजें हो सकती है। दैट मीन्स ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट आंसर। और यहाँ पे लिखा है कैन बी, उसने ये बिल्कुल नहीं कहा है कि आज के टाइम पे ये चीज होती ही है। कैन बी यूज हो सकती है, हो सकती है में ऑलमोस्ट सारे ऑप्शंस आते हैं व्हेन इट्स कम टू साइंस क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन का मतलब आ जाते हैं आपका है क्वेश्चन नंबर 67। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ऑफ प्लांट। अगर मैं इसकी हिंदी आपको देखूं तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का मतलब होता है कायिक प्रबंधन, किसके लिए होता है। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होती क्या है। ठीक है, अब देखो, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन प्रोड्यूस क्लोनल पॉपुलेशन, कायिक प्रवर्धन कर रहे हो आप, ठीक है। ये दूसरा कह रहा है इट हेल्प्स इन एलिमिनेटिंग द वायरस। देखो, अगर आप क्लोन प्रोड्यूस कर रहे हो, अगर ये स्टेटमेंट ठीक है, अगर आप क्लोन प्रोड्यूस कर रहे हो तो आप उसमें वायरस कैसे एलिमिनेट करोगे? उसके लिए तो आपको जीनोम टेक्नोलॉजी को यूज करना पड़ेगा। दैट मींस ऑप्शन नंबर बी इज इनकरेक्ट। बी गया, बी गया। ऑप्शन नंबर 1 तो ऑलरेडी आपको पता चल गया यहाँ से कि आप इससे क्लोनल पॉपुलेशन प्रोड्यूस कर रहे हो। वेजिटेटिव प्रोपगेशन कैन बी प्रैक्टिस मोस्ट ऑफ द ईयर, की जा सकती है, तो वो तो कभी भी कर सकते हो। दैट मींस बोथ स्टेटमेंट नंबर 1 एंड 3 आर करेक्ट। अब देखो, आप इसको अच्छे से पढ़ लो कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन आखिर होती क्या है। क्वेश्चन नंबर 69। 69 क्या कहता है, रीजन और वेल नोन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ, किसके लिए जाना जाता है। तो देखो, अब इसमें देखो आपके कौन कौन से हैं। तो आपको नहीं पता तो आपको पता है कोरोमंडल। कोरोमंडल यानी तमिलनाडु। तमिलनाडु में यहाँ से देखो, यहाँ से आपको रिलेट करो। आपको जरूरी नहीं कि आपको हर फसल का पता ही होना चाहिए, कहाँ पे है कहाँ पे नहीं। लेकिन अगर आपने मैप देखा है, थोड़ा बहुत आपने क्लाइमेट को समझा है, वहाँ की कंडीशंस के बारे में पता है, तो आपको पता होगा सोयाबीन जो होती है वो ड्राई एरिया में बेसिकली होती है थोड़ा सा। ठीक है, तो कोरोमंडल कोस्ट जो होती है, जहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न जो है रेनफॉल आती है नॉर्थ ईस्ट से, जिसको कि हम मतलब वो कहते हैं कि भाई आपकी जो है बारिश वापस जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे कोरोमंडल तट पे तो बारिश होती है, बारिश होती है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे सोयाबीन के लिए कंडीशंस तो नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 इज योर इनकरेक्ट। ठीक है, अब बचाता 1 एंड 2। मेवात देखो, मेवात क्या है, हरियाणा में एक आपका डिस्ट्रिक्ट है, तो हरियाणा में मैंगो के लिए जाना जाता है? बिल्कुल नहीं जाना जाता। तो ये भी गलत हो जाता है, दो गलत होते हैं आपके, सारे आंसर गलत हो जाते हैं, यानी नन। अब आ जाता है आपका किन्नौर। किन्नौर से सबको पता है, मेवात भले ही चलो हरियाणा स्पेसिफिक नहीं होता, बट किन्नौर इज अ हिल स्टेशन, तो सबको पता होगा। क्या वहाँ पे अरिका नट, अरिका नट जिसको सुपारी बोलते हैं, सुपारी यानी कि ये इसकी खेती बेसिकली केरला साइड होती है। अरिका किन्नौर किसके लिए फेमस है? एप्पल के लिए। दैट मीन्स 1 ऑप्शन यहाँ से भी इनकरेक्ट हो जाता है। तो ठीक है, जहां से भी इनकरेक्ट हो रहा वहां पे ये चीज देख लो। दूसरा क्या है, यहाँ पे ना आप इसको देख के समझ में आएगा कि अगर आप चारों के चारों ऑप्शंस देखते हो तो 1 2 3 एंड नन। यहाँ पे एक ऑप्शन क्या है, नन। अगर आपके ऑप्शन में नन है ना, तो उस क्वेश्चन को आपको बहुत ध्यान से देखना है। मे भी हो सकता है कि उसका आंसर नन हो, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर मान लो इसमें से कोई भी ऑप्शन मतलब नन ना देके कोई ऑप्शन देता है, तो हम अपनी वो वाली ट्रिक्स अप्लाई कर सकते हैं। जैसे 4 होता है तो 2 माने जाते हैं, 3 है तो हिस्ट्री का, तो 1 है तो एनवायरमेंट का, तो 2 है, वो वाली चीजें अप्लाई होती है। बट यहाँ पे ऑप्शन है नन, और जहाँ पे नन दिया होता है 3 में, तो उसमें पॉसिबिलिटी आती है कि 3 में नन वाला आंसर भी हो सकता है। तो चीजों को बहुत ध्यान से देखना है। क्वेश्चन नंबर है 68। 68 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर करेक्टली मैच, कौन सा है। स्पेसक्राफ्ट और पर्पस के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। कसीनी, कसीनी सबको पता है, कसीनी इज नॉट फॉर वीनस, कसीनी इज फॉर सैटर्न। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन गया, फर्स्ट ऑप्शन गया, फर्स्ट ऑप्शन गया, फर्स्ट ऑप्शन गया। अगर दोनों के बारे में नहीं भी पता है तब भी पता है, ऑप्शन नंबर 2 एंड 3 इज योर करेक्ट आंसर। मैसेंजर, मरकरी, व्योगर इज फॉर एक्सप्लोरेशन ऑफ सोलर सिस्टम, ठीक है।
अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, आप पता कर लो कि अब ये चीज ऐसे है। देखो क्वेश्चन नंबर है 72 में कहता है विच ऑफ द कंसिडर द फॉलोइंग टेक्निक्स और फिनोमिना, और बताना है कौन सी ट्रांसजेनिक क्रॉप में यूज हो रही है। अब यहाँ पे वर्ड है ट्रांसजेनिक, इसका हिंदी अगर देखो तो इसने क्या हिंदी दी है, ट्रांसजेनिक ही दिया है। इसका मतलब देखो यहाँ पे क्या आता है, जेनिक, जीन, जीन से रिलेटेड आती है, यानी कहीं ना कहीं आप जीन्स को ट्रांसफॉर्म करते हो। अगर आपको टॉपिक का नहीं भी पता तब ट्राई टू यू नो फाइंड आउट कि उस पर्टिकुलर वर्ड का क्या मतलब होगा, जीन से रिलेटेड है, ठीक है, कौन सी टेक्निक है। तो थर्ड कहते हैं जीन साइलेंसिंग, दैट मीन्स ये तो होगा ही होगा। तीसरा तो होगा, इसका मतलब ये नहीं होगा, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। अब बचा या तो 2 करेक्ट होगा या 1 करेक्ट होगा। पहला कह रहा है बुडिंग एंड क्राफ्टिंग इन फ्रूट प्लांट्स। बुडिंग में मतलब क्या होता है, हिंदी वाले देखे तो मुकुलन और रोपण, इसमें क्या करते हो आप, बुडिंग प्लांटिंग में क्राफ्टिंग में क्या करते हो कि एक पेड़ का कुछ पोर्शन निकाल के दूसरे पेड़ में डाल देते हो, लेकिन वहां पे जीन साइलेंसिंग वगैरह यानी वहां पे जीन्स की चेंजिंग तो तुम कुछ कर नहीं रहे हो वहां पे, ठीक है। तो इसका मतलब ऑप्शन 1 इज आपका एलिमिनेट हो जाता है और ऑप्शन नंबर 2 और 3 आपका करेक्ट हो जाता है। अब आपका काम बनता है कि आप देखो कि आखिर ये चीज होती क्या है। साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी किसके लिए यूज होती है, आपकी नरबंधता। देखो कोश का द्रव्य नरबंधता, यानी कहीं ना कहीं आप उस पर्टिकुलर जीन को पे काम कर रहे हो, ठीक है। जीन साइलेंसिंग, अब आपका काम होता है, जीन साइलेंसिंग होता क्या है, जीन साइलेंसिंग में आपका आरएनए यूज होता है या फिर आपका डीएनए यूज होता है, ठीक है। तो वो कैसे यूज होती है इन सब की इसके बारे में पूरा पढ़ लो। अब हो सकता है ना जीन साइलेंसिंग से रिलेटेड यूपीएससी नेक्स्ट ईयर में आपसे क्वेश्चन पूछ दे। क्वेश्चन पूछेगा तो ऑब्वियस सी बात, आप ये नहीं कह सकते ना कि ये कोई नया टॉपिक है। कैसे नया टॉपिक है जब उसने पिछली बार आपको हिंट ऑलरेडी वो दे चुका है कि मैं ये पूछ लूंगा आपसे। क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर है आपका 75, क्या कहता है, द पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज वेस्टेड इन। नंबर ऑफ जजेस कहाँ पे बढ़ा सकते हो, तो कौन बढ़ा सकता है नंबर ऑफ जजेस, आपका पार्लियामेंट इज योर आंसर। अब यहाँ पे ना आपका काम सिर्फ पार्लियामेंट से रिलेट नहीं रह जाता, आपको देखना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के नंबर ऑफ जजेस को इंक्रीज करने का आपका आर्टिकल नंबर है तो कौन सा है। जैसे आपका आर्टिकल नंबर 124 का 1 कहता है एक सुप्रीम कोर्ट होगा और सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट करेगा 1 सीजीआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 7 अदर जजेस, और 7 अदर जजेस की जो नंबर है उसको टाइम टू टाइम बढ़ा सकता है, कौन बढ़ा सकता है, पार्लियामेंट। यही उसने क्वेश्चन पूछा है। अब आपका काम बनता है कि क्या अब तक आपकी पार्लियामेंट ने नंबर ऑफ जजेस को बढ़ाया है, तो बढ़ाया है। आज के टाइम पे कितने नंबर ऑफ जजेस हैं, तो अदर 33 जजेस हैं और एक सीजीआई, यानी टोटल मिला के आपके पास 34 जजेस हैं। अगर आपके पास 34 जजेस हैं तो फिर आपको पता होना चाहिए अब तक ये नंबर 7 से लेकर अगर ये नंबर आपका 33 पहुंचा है, या मैं कहूँ टोटल 8 से लेकर ये नंबर 34 पहुंचा है, ये समझ गए ना। 8 मतलब एक सीजीआई तो होगा ही होगा और 7 अदर जजेस होंगे, या अदर जजेस को बढ़ाया जा सकता है। सीजीआई को थोड़ी बढ़ा सकते हो आप, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को थोड़ी बढ़ा सकते हो। तो अगर ये नंबर यहाँ से यहाँ तक पहुंचा है तो कितने नंबर ऑफ टाइम अमेंडमेंट्स हो चुका है, जैसे आपके टोटल 6 नंबर ऑफ टाइम अमेंडमेंट्स यहाँ पे हो चुका है। पहला कब हुआ था, फिर कब हुआ था, फिर इसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको पता कि ज्वाइंट सिटिंग से रिलेटेड भी यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछ चुका है कि फर्स्ट ज्वाइंट सिटिंग इस टाइम पीरियड पे हुई थी, सेकंड ज्वाइंट सिटिंग इस टाइम पीरियड पे हुई थी, या इतने बार ये चीज एड ऑन की गई है, इतने बार ये चीज घटाई बढ़ाई गई है, तो ये यूपीएससी आजकल ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आपको इसके लिए भी तैयार रहना चाहिए, वो ऐसा क्यों नहीं पूछ सकता। दूसरा क्या है कि जब आप प्रेसिडेंट से देखोगे या फिर और दूसरे चीजों से कंपेयर करोगे, तो आपके प्रेसिडेंट के लिए क्वालिफिकेशन जो है या इलेक्शन जो है रिमूवल वो हर के लिए आर्टिकल अलग है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के लिए आपके 124 में ही आर्टिकल्स में ही और चीजें आ जाती हैं। यानी यही अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस के बारे में बात करता है, कौन अपॉइंट करेगा, यही उनकी क्वालिफिकेशन के बारे में बात करता है, कौन क्वालिफाई होगा, यही उसकी एज के बारे में बात करता है कि कितनी एज तक रह सकता है। लेकिन ये आर्टिकल कभी भी ये नहीं बताता कि कितनी पर्टिकुलर एज पे जाके आप सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हैं। जैसे अगर आपको वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट बना, आपको 35 साल की उम्र अचीव करनी है, बट सुप्रीम कोर्ट की जज बनने के लिए ऐसी कोई उम्र स्पेसिफिक नहीं की गई है, सिर्फ मतलब 3 क्वालिफिकेशन बताई गई है। फिर आपका वो काम बनता है हाई कोर्ट के जज और सुप्रीम कोर्ट के जज की क्वालिफिकेशन में क्या डिफरेंस है, आप यही जाके वो चीज देखो। यही आपकी रिमूवल के बारे में भी बात करता है, रिमूवल ऑफ जजेस। यही आपकी किसके बारे में बात करता है, यही आर्टिकल आपकी ओथ के बारे में बात करता है कि कहाँ से ओथ आपकी ली जाती है। तो ये एक आर्टिकल है, मल्टीपल्स इसमें प्रोविजन दिए गए हैं, कहाँ पे कौन सा है, ये काम किसका है, ये काम आपका है, और यही तरीका है रिवाइज करने का।
दो तरीके हैं, या तो आप टॉपिक उठा लो या क्वेश्चन उठा लो, बेहतर क्या क्वेश्चन उठा ले, क्यों? क्योंकि उससे हमें आइडिया लग जाएगा उस टॉपिक के बारे में हम क्या जानते हैं, और जितना हम जानते हैं क्या उसके अलावा भी कुछ और है, यही तो होती है रिवीजन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 71, द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू डिसाइड डिस्प्यूट बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट फॉल्स अंडर इट, यानी कि सेंटर और स्टेट, तो ये कहाँ पे आता है? ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, या फिर यहाँ पे एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन भी आता है। अगर यहाँ पे ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन तो आपके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी बेयर एक्ट में दिया गया है, बट क्या ये सुप्रीम कोर्ट की एक्सक्लूसिव पावर है? तो बिल्कुल एक्सक्लूसिव पावर है। दैट मींस डिस्प्यूट रिलेटेड टू सेंटर और स्टेट आपके सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। बाकी अदर केसेस अगर आप देखते हो, फंडामेंटल राइट का केस दूसरा एक ऐसा आता है जिसमें आप जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट में भी, ये आपका राइट है, डायरेक्ट जा सकते हो। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप हाई कोर्ट नहीं जा सकते, वहां बिल्कुल जा सकते हो। लेकिन ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन एक ऐसी पावर देता है सुप्रीम कोर्ट को, डिस्क्रिशनरी पावर तो नहीं कह सकते, एक्सक्लूसिव पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कि जिसमें सुप्रीम कोर्ट के पास ही आप लेके जाओगे डिस्प्यूट। अब आपका काम है कि कहाँ पे है ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन। ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन यानी आर्टिकल नंबर 131, तीन कंडीशंस दी गई हैं। कौन सी कंडीशन है? क्या सिर्फ सेंटर और स्टेट का मैटर आता है? नहीं, अगर तो स्टेट के बीच में डिस्प्यूट होगा तब भी आप जाओगे सुप्रीम कोर्ट के बीच में जाओगे, या ऐसा भी हो सकता है, यानी सेंटर वर्सेस स्टेट और स्टेट्स भी हो सकता है, सेंटर प्लस स्टेट और स्टेट्स वर्सेस स्टेट और स्टेट्स भी हो सकता है, और तीसरा स्टेट और स्टेट्स वर्सेस स्टेट और स्टेट्स। तीनों ही कंडीशंस है जो है आपके बेयर एक्ट में दी गई है। तीनों कंडीशन में बताया गया है कि आपकी सेंटर और स्टेट, हाँ अगर मान लो कि यहाँ पे अब क्या है, यूपीएससी आपसे इसी क्वेश्चन को नेक्स्ट स्टेटमेंट बना के दे सकता है, और दूसरा वो सेंटर की बजाय यूटी भी लिख सकता है, और हम फ्लो में ठीक कर सकते हैं उसको यहाँ पे। तो यहाँ पे वर्ड यूटी नहीं है, यहाँ पे स्टेट का मतलब सिर्फ और सिर्फ आपकी स्टेट्स है। दूसरा फिर आपका काम बनता है, यहाँ पे एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन की बात कर रखी है, तो बात कर रखी है 143 आर्टिकल की। अब आपको पता होना चाहिए 134 143 में भी दो कंडीशन है। एक में लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट शैल गिव हिज एडवाइस, देनी ही पड़ेगी, और दूसरे में लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट मे गिव हिज एडवाइस। तो पता होना चाहिए कहाँ पे 143 के 1 में क्या लिखा है, 143 के 2 में क्या लिखा है, कहाँ पे ऐसी कंडीशन है जिसमें सुप्रीम कोर्ट को लिखा होता है कि वो देगा ही अपनी एडवाइस, और दूसरा सुप्रीम कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो नहीं देगा। एपिलेट जुरिस्डिक्शन, कहाँ पे अपील कर सकते हो, तो अब पता होना चाहिए अपील से रिलेटेड कोई एक आर्टिकल नहीं है, अपील से रिलेटेड मल्टीपल्स आर्टिकल है, जैसे आर्टिकल नंबर 132, 133, 134 और 136, ये चारों आर्टिकल हैं जो आपकी अपीलेट जुरिस्डिक्शन से रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ पे आपके वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि आप अपील कर सकते हो। तो यही तरीका है रिवाइज करने का। अब इसको रिवाइज कर लो, 132 क्या कहता है, 133 क्या कहता है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन 132, 133, 134, क्योंकि 132 में भी आप सिविल मैटर क्रिमिनल मैटर्स में जा सकते हो। 136 में क्या डिफरेंस है? फिर आता है रिट जुरिस्डिक्शन, यानी आर्टिकल नंबर 32 कौन कौन से रिट करता है, फंडामेंटल राइट के मामले में करता है, किसी दूसरे मामले में भी करता है। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, यही आपको इसी तरीके से रिवाइज करना है। आपका आता है क्वेश्चन नंबर 74, अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म व्हिच वन डज नॉट बिलोंग टू द क्लास ऑफ अदर थ्री, तो किससे बिलोंग नहीं करता। जब मैंने किया था ये क्वेश्चन तो मुझे नहीं आइडिया था, इसका नहीं आइडिया था, तो छोड़ दो। तो मतलब सारे के सारे आप 100 के 100 क्वेश्चन करके 200 से 200 मार्क्स थोड़ी लाने, आपको सिर्फ पास होना है वहाँ पे। ठीक है, अगर आपको पता है तो बढ़िया बात है। आज के टाइम पे पता है कि ठीक है, क्रैब जो होता है वो क्रिटिशियंस होता है, ये सारे नहीं होते हैं, इसलिए जो है ये अलग। ओके जी, क्वेश्चन नंबर है आपका 70 का मतलब क्या होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द एग्जांपल ऑफ द केमिकल चेंज। केमिकल चेंज का एग्जांपल क्या है? केमिकल का मतलब क्या होता है, देखो फिजिकली चेंज होता है, दैट मींस आप फॉर्म चेंज कर रहे हो, यानी कि आप मोटे थे पतले हो रहे हो, इस तरीके से है आपका। ठीक है, तो देखो अगर मान लो आपकी मेल्टिंग ऑफ आइस की अगर मैं बात करूँ, तो मेल्टिंग ऑफ आइस में आपको फिजिकली चेंज हो रही है। क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, इसमें आप क्रिस्टल्स की फॉर्म में अगर आपका नमक का चेंज हो रहा है तो वो आपका क्या हो रहा है, फिजिकल चेंज हो रहा है। इसका मतलब वो केमिकल चेंज नहीं है, यानी 1 और 2 तो होगा नहीं, बचा क्या ऑप्शन नंबर 3, सोरिंग ऑफ मिल्क, यानी मिल्क जो है खट्टा हो रहा है, तो मिल्क जो है दही में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये जो है आपके पास क्या है, आपका केमिकल चेंज है, फिजिकल चेंज नहीं है।
अब बात कर लेते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 73 कहता है मेज कैन बी यूज्ड फॉर द, कैन बी यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ स्टार्च, तो कैन बी यूज, ओके जी। ऑयल एक्सट्रैक्शन फ्रॉम मेन कैन बी फीड स्टॉक फॉर द बायोडीजल, ओके जी। अल्कोहलिक बेवरेज कैन बी प्रोड्यूस बाय यूजिंग मेज, तो तीनों के तीनों ऑप्शन क्या है, कैन बी हो सकते हैं, तो हो सकते हैं। इसलिए जो नेम वाला क्वेश्चन था जो हमने कल किया था वो क्वेश्चन गलत हो गया था हमारा। ये वाला क्वेश्चन नंबर, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 66, जिसमें आपको कहा गया था कि नीम ऑयल्स आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बायोफ्यूल्स एंड हॉस्पिटल डिटर्जेंट्स, ठीक है। तो इसमें कैन बी वाली चीज नहीं आई थी, इसलिए आपका ये क्वेश्चन क्या हो गया था, गलत। तो आई थिंक आज के लिए हम इतना ही कर लेते हैं, फिर लंबी वीडियो हो जाती है ना, तो फिर थोड़ा दिक्कत आती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।